बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो कि 2020 के अंदर हुआ। बच्चे इसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहता है कि विच आर द फॉलोइंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स फॉर द वेरियस क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट मैच करेक्टली। हमने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि करेक्टली मैच नहीं करती। अब कहते हैं कि अगर आपके पास अल्कोहल्स हों तो अल्कोहल्स के अंदर जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज़ हाइड्रोक्सी। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कि अगर आप लोगों के पास लेट्स सपोज इस तरह से हो कि CH2 और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पे आप लोगों के पास COOH है और इस कार्बन के ऊपर आप लोगों के पास OH ग्रुप भी जो है वो मौजूद है। तो बच्चे फिर आप लोगों के पास प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर COOH ग्रुप जो है वो पहले आता है। तो आप लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये कार्बन नंबर 3 आ जाएगा। अब ये जो OH ग्रुप है ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। इसको जब आप लोग एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे तो आप लोग बोलेंगे दिस वन इज़ 3 हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से आप लोग बोलेंगे प्रोपानोइक एसिड जो है वो इसका IUPAC नेम बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब इसको प्रीफिक्स के तौर पर ट्रीट करेंगे तो हम लोग इसके लिए हाइड्रोक्सी की टर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब सुफिक्स मतलब इसको पेरेंट नेम के तौर पर कंसीडर करते हैं तो लास्ट पर हम लोग OL की टर्म जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वेट अ मिनट, हाँ अब ठीक है। और बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास थायोल, थायोल्कोहल। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको प्रीफिक्स के तौर पर ट्रीट करते हैं तो मेट कैपिटल इस्तेमाल किया जाता है। सुफिक्स मतलब अगर आप लोग इसको IUPAC के लिए ट्रीट करना चाहते हैं तो हम लोग इसके लिए थायोल की टर्म जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्सेस के अंदर इसको लिखा है कार्बोक्सिल। याद रखिएगा जब भी हम लोग COOH ग्रुप को एज आ प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं तो इसके लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कार्बोक्सी नॉट कार्बोक्सिल। तो यहाँ पर अगर कार्बोक्सी होता तो फिर वो राइट ऑप्शन होनी थी, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिल लिखा हुआ है जिसकी वजह से हम लोग ये टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो सुफिक्स है उसमें भी ओइक एसिड की टर्म इस्तेमाल की जाती है, नॉट इक एसिड। तो ओइक एसिड जो है वो हमें लास्ट पे लगाना पड़ता है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो सही मैच नहीं है वो चाली ऑप्शन है और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगर एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप हो तो हम लोग फॉर्माइल जो है वो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं और सुफिक्स के तौर पर लास्ट पर अल जो है वो ऐड कर देते हैं, लाइक मैथनल, एथनल। आप लोग इस तरह से जो है वो नेमिंग वगैरह पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है। कहता है कि विच द फॉलोइंग स्पीशी आर ऑर्डर एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन। बच्चे अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस डिस्कशन सुनी हुई हैं 2024, 2023 और 2022 के ऊपर, तो वहाँ पर हर एक पोर्शन के अंदर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा और कौन सा नहीं होगा। तो बच्चे इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि आप लोग चेक करेंगे डायरेक्टली अटैच एटम को। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ना सिर्फ ये वाले MCQs और ऑप्शंस बल्कि आप लोगों को तमाम के तमाम जितने भी आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है ना वो सारी की सारी कवर इंशाल्लाह हो जाएंगी इस चीज़ की मदद से। आप लोग डायरेक्टली अटैच एटम को देखें, अगर तो डायरेक्टली अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी ज़्यादा तो हम लोग बोलेंगे वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी तो हम लोग बोलेंगे कि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब बच्चे यही क्वेश्चन 2024 के अंदर भी आ चुका है। अगर आप लोग 2024 का पेपर देखें तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। खैर हम लोग ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। पहले हमारे पास है OH। अब OH में जो डायरेक्टली अटैच है दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के मुकाबले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो आपको आइडिया होगा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो OH है दिस वन इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास NO2। अगर आप लोग NO2 की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली अटैच एटम है नाइट्रोजन, और अगर आप लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और नाइट्रोजन की कम। मतलब जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, तो दिस वन इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसको आप लोग मेटा की कैटेगरी में फॉल करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है COOH। बच्चे अगर आप लोग COOH की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली अटैच है कार्बन। अब इसके साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम है, और अगर डायरेक्टली अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बच्चे हम लोग बोलेंगे ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और लास्ट पर हमारे पास OR है, आर से मुराद अल्काइल ग्रुप लाइक CH3 है। तो ऑक्सीजन जो है
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बच्चे ये भी हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि हमारे पास कौन सा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो वो 1 और 4 है, वो आपने ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 लिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बच्चे एक तो आप लोग आइडेंटिफिकेशन याद रखिएगा इन केस ऑफ अल्कोहल, वही अल्कोहल जो हैं वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगी जिन अल्कोहल्स के अंदर जो अल्फ़ा कार्बन है दैट इज़ डायरेक्टली अटैच टू CH3 ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। अल्फ़ा कार्बन का डायरेक्टली अटैच होना ज़रूरी होता है किस चीज़ के साथ, CH3 ग्रुप के साथ। एक तो ये आइडेंटिफिकेशन है। अब अगर मैं आप लोगों को ऑप्शंस दिखाऊं तो हमारे पास पहले है 1 प्रोपानॉल। 1 प्रोपानॉल मतलब 3 कार्बन और कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो OH है। हाइड्रोजन पूरे कर लें CH2 और ये CH3। अब बच्चे OH जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन। ये आगे अटैच है CH2 के साथ, जबकि हमने कहा कि ये अटैच होना चाहिए CH3 के साथ, तो ये CH3 के साथ अटैच नहीं है, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। 1 ब्यूटानॉल है हमारे पास। अगर हम लोग 1 ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, वेट अ मिनट, हाँ, अब हम लोग यहाँ पर 1 ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 कार्बन है और कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो है वो H ग्रुप अटैच है, यहाँ पर CH2 आ जाता है, यहाँ पर CH2 आ जाता है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब ये अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन आगे CH2 के साथ अटैच है, तो ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद मेथनॉल है। मेथनॉल का फार्मूला क्या है, CH3OH। अब वह जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन, वो आगे किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, मतलब CH3 के साथ अटैच नहीं है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जबकि एथेनॉल की बात करें तो बच्चे CH3, CH2 और OH। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन और वो आगे CH3 के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। तो बच्चे ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है कि कौन सी अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगी और कौन सी नहीं दे रही होगी। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा है। इसके अलावा एक और की पॉइंट याद रखिएगा कि जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, इसके अलावा कोई भी जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड ईस्टर इज फॉर्म्ड। बच्चे ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है कि C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और साथ में R ग्रुप होना चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन के अंदर तो नाइट्रेशन हो रही है, बीटा ऑप्शन के अंदर साल्ट बन रहा है, सोडियम फेनोक्साइड, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। चाली ऑप्शन में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। डेल्टा ऑप्शन के अंदर बच्चे देखें C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और साथ में बेंजीन मौजूद है, तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। बच्चे जो चाली वाला रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछे कि फ़िनॉल और अल्कोहल के दरमियान आप लोग डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग उसको बताएंगे बाय द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फ़िनॉल ये टेस्ट देगी, जबकि अल्कोहल इस तरह का कोई भी टेस्ट है वो शो नहीं कर रही होती। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर पूछा गया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इन नेफ्थलीन आर। बच्चे अगर नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 2 बेंजीन बेसिकली होती हैं जो, और दोनों की दोनों आपस में फ्यूज़ होती हैं टोटो पोजीशन। अगर आप लोग इसमें पाई बॉन्ड्स देखते हैं तो बच्चे ओपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो टोटल इसके अंदर जो पाई बॉन्ड होते हैं वो 5 होते हैं, और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आप लोग बोलेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे दैट विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बीटा आ जाएगा। बच्चे इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एंथ्राइसिन का स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल 3 बेंजीन जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हैं। इसमें बच्चे याद रखिएगा कि टोटल जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 7 है, और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होगी दैट विल बी 14। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा आप लोग। तो ये हमारे पास जो है वो, अगर आपसे एंथ्रासिन और फिनांथरीन के बारे में पूछ लेगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर वो नेफ्थलीन के बारे में पूछ रहा है तो देन आपके पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ मूव करते हैं। वेट अ मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंपैरेटिवली अ पुअर लिविंग ग्रुप। बच्चे इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब आपके लिए आसानी के लिए मैंने आपके सामने गुड लिविंग ग्रुप भी रख दी हैं, पुअर लिविंग ग्रुप भी रख दी हैं, और गुड लिविंग ग्रुप और गुड न्यूक्लियोफाइल जो है वो आल्डिहाइड आयन है।
अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कि पोर लिविंग ग्रुप कौन सा है। तो बच्चे पोर लिविंग ग्रुप 3 है बेसिकली, जो आप लोगों ने याद रखने हैं। एक OH नेगेटिव होगा, एक OR नेगेटिव होगा और NH2 नेगेटिव होगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास NH2 नेगेटिव आएगा। याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ पोर लिविंग ग्रुप है तो दूसरे अल्फाज के अंदर मतलब ये होगा कि वो अच्छा जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना ही पोर लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर हम लोग और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ताल्लुक इस चीज़ के साथ होता है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग कहते हैं कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम होगी। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर बोरोमीन है, क्लोरीन है, तो ये तो हैलोजेंस हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, और अगर इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ पर उसने पूछा कि पोर लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो पोर लिविंग ग्रुप वो हमारे पास फिर NH2 नेगेटिव बच जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके मुकाबले में कम है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका जो लिविंग ग्रुप का करैक्टर होगा वो कम होगा। इसको हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगी। खैर क्वेश्चन नंबर 47 देखें। बच्चे कहते हैं कि 2 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस करवानी है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आ जाता है। आपको कोई भी अल्कीन गिवन हो, आप लोग अल्कीन ड्रा करें। लाइक 2 ब्यूटीन है तो ये मैंने 2 ब्यूटीन जो है वो ड्रा कर ली। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को बेशक थोड़ी देर के लिए स्किप कर लें। बच्चे जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है ना, उस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें। डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, उसके बाद देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पर CH3 था, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। बच्चे मैं इसकी अभी बात करने लगा हूँ। तो ये कार्बन जिसके एक तरफ हाइड्रोजन था और एक तरफ था CH3, हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। आपने खुद इस डबल बॉन्ड की जगह पे लगा लेना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आपके पास एक ये प्रोडक्ट बन जाएगी। दूसरी जो प्रोडक्ट बनेंगे, अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, और हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। उस डबल बॉन्ड की जगह पर हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। तो दोनों के दोनों मोल्स आपके पास 2 मोल्स ऑफ CH3 CHO बनेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। आपको कोई भी अल्कीन गिवन हो, लाइक वो आपसे कहते हैं 2 पेंटीन, तो बच्चे आपके पास ये है चीज़, एक हाइड्रोजन यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन CH2 और CH3। आपने यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था और एक CH3 था, तो यहाँ पर आप लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। सिमिलरली इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक तरफ CH2 CH3 है, तो यहाँ पर आप लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। तो ये प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट हो जाती हैं इस तरह से। कोई भी अल्कीन हो तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ से ब्रेक कर दें और वहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दें, तो आपके पास प्रोडक्ट निकल आती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सेकेंडरी ब्यूटाइल रेडिकल का आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला। बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ डिटेल के साथ समझाना चाहता हूँ। बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। एक हमारे पास है जी एन ब्यूटेन, और अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो वो हमारे पास है जी CH3 CH2 और CH3, और एक हमारे पास होता है आइसोब्यूटेन। बच्चे आइसोब्यूटेन CH3 CH, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब एन ब्यूटेन के भी 2 अल्काइल ग्रुप्स बन सकते हैं और आइसोब्यूटेन के भी 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं वो बन सकते हैं। किस तरह से? अगर हम लोग एन ब्यूटेन की बात करते हैं तो बच्चे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप लोग किसी भी टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को उतार दें। लाइक अगर मैं इस कार्बन से उतार देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा जी CH2 और CH3, या यहाँ से उतारते हैं तो एक ही चीज़ बनेगी। तो बच्चे ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बना है इसको आप लोग नाम देंगे एन ब्यूटाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं टर्मिनल को नहीं उतारता बल्कि मैं इस कार्बन से उतार दूँ या इस कार्बन को। बच्चे ये दोनों के दोनों सेकेंडरी कार्बन हैं। कौन से कार्बन है? सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी? क्योंकि ये कार्बन आगे 2 के साथ अटैच है और ये कार्बन भी आगे 2 के साथ अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। जब भी आप लोग सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को उतारेंगे तो इसके नतीजे में जो आपके पास अल्काइल ग्रुप बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल।
अब मैं नीचे आइसोब्यूटेन के ऊपर, इसके भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप लोग किसी भी टर्मिनल से उतार दें। लाइक मैं इस कार्बन से अगर उतार दूँ तो CH2 CH CH3 और CH3। अब ये जो ग्रुप बना है इसको हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। किस चीज़ का नाम देंगे? आइसोब्यूटाइल का। और अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ जो कि आगे 3 के साथ अटैच है, तो दिस वन इज टर्शरी कार्बन। अब मैं जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा तो CH3 CH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। तो बच्चे ये जो अल्काइल ग्रुप बना है इसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। अब देख लें कि उसने आपसे क्या पूछा हुआ है। ये चारों अल्काइल ग्रुप्स याद रखने। एन ब्यूटाइल क्या होता है, स्कैंडी ब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, टर्शी ब्यूटाइल क्या होता है। अब उसने स्कैंडी ब्यूटाइल का पूछा है, तो स्कैंडी ब्यूटाइल मुझे जो नज़र आ रहा है वो 40 ऑप्शन के अंदर है। अगर आप लोग अल्फा ऑप्शन देखते हैं तो उसने एन ब्यूटेन के टर्मिनल से उतारा हुआ है, इसको आप लोग बोलेंगे एन ब्यूटाइल। अगर आप लोग इस ऑप्शन को देखेंगे तो उसने आइसोब्यूटेन के लास्ट वाले कार्बन से उतारा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और इसमें उसने आइसोब्यूटेन के मीटर वाले कार्बन से उतारा है, तो इसको आप लोग बोलेंगे टर्शी ब्यूटाइल। तो बच्चे इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो 40 आ जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों का एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल और स्कैंडी ब्यूटाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट पूछा गया जी हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट 3 कार्बन की रिंग हो और 3 से ज़्यादा वाली भी हो सकती है, लेकिन बेंजीन रिंग उसके अंदर मौजूद ना हो, तो साइक्लोपेंटीन हमारे पास जो है वो एलिसाइक्लिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पायरोल, अगर मैं पायरोल का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो पायरोल इस तरह से होता है कि टोटल 5 मेंबर्ड रिंग होती है, लेकिन ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा जिसमें नाइट्रोजन आ जाएगा। एनिलीन की बात करें तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। और अगर आप लोग बात करते हैं टोलिन की, तो टोलिन के केस में बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज ट्रीटेड विद द मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। बच्चे जो हेलोजिनेशन है ये दो तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। या तो वो आपको क्लोरीन एक्सेस के अंदर दे देगा या फिर वो आप लोगों को अल्केन एक्सेस के अंदर दे देता है। याद रखिएगा कि जब भी एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगी, एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगी, तो फिर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब मीथेन है ना, तो मीथेन के साथ 4 हाइड्रोजन है, वो चारों के चारों क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। जो आपके पास एंड प्रोडक्ट होगी दैट विल बी टेट्राक्लोरोमीथेन। लेकिन बच्चे अगर आप लोगों के पास एक्सेस ऑफ अल्केन हो और हेलोजन जो है वो फिक्स हो, लाइक वो सिर्फ एक ही दे रहा हो आप लोगों को, तो फिर अगर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर आप लोग एक क्लोरीन जो है वो अटैच कर देंगे। यहाँ पर उसने एक्सेस ऑफ क्लोरीन दी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया, कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपने बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तरफ जाना है तो बच्चे ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और सबसे कम रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की। अब ऑप्शंस की तरफ चलें तो इसमें कहता है जी CH3 थ्राइस C, उसके साथ फ्लोरीन है, ये फास्टर रिएक्ट करती है देन आयोडीन इन SN1। तो बच्चे फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो तो आयोडीन के मुकाबले में कम है, यहाँ पर उसने कहा कि ये फास्टर रिएक्ट करती है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। बीटा में देखें जो दूसरी स्टेटमेंट है, कहता है कि आयोडीन जो है वो विल रिएक्ट फास्टर दैन ब्रोमीन, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन के मुकाबले में ज़्यादा है, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 40 में देखें, कहते हैं CH3 थ्राइसीएल विल रिएक्ट फास्टर दैन CH3Cl इन SN1। अब बच्चे देखिए उसने एल्काइल ग्रुप को चेंज कर दिया और बात करें SN1 की। अब रिकॉल करें SN1 का कॉन्सेप्ट। SN1 के अंदर जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और यहाँ पर जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड है दैट इज़ CH3 थ्राइस CCl, वो फास्टर ही रिएक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। और अगर आप लोग डेल्टा की बात करें तो इसमें कहते हैं CH3 थ्राइस CBr भी रिएक्ट फास्टर दैन Cl, तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वाली है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स।
बच्चे ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने ना इसी क्वेश्चन के अंदर समझनी है, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन से आप लोगों के इसी पोर्शन के अंदर ना 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग यहीं से समझ जाएंगे। अब याद रखिएगा, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है ये दो तरह से होती है। एक वो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एक वो होंगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। बच्चे अगर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करे यहाँ से, तो फिर OH ग्रुप निकलेगा, और OH निकलेगा तो आप लोग बोलेंगे कि नेगेटिव चीज़ निकल रही है, और अगर नेगेटिव चीज़ निकलेगी तो उसकी जगह पर नेगेटिव ही आएगी। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, एक MCQs, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देंगे, दूसरा MCQs। फिर अगर OH बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चीज़ निकलेगी, और पॉजिटिव चीज़ निकलेगी तो पॉजिटिव चीज़ ही आकर लगेगी, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और इस रिएक्शन को आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है वो नाम देंगे। ये टोटल 4 MCQs हो गए आप लोगों के अभी तक। फिर वो आगे आप लोगों से पूछता है कि कौन सी अल्कोहल रिएक्टिव होंगी। जैसे यहाँ पर उसने पूछा है प्राइमरी रिएक्टिव होगी, सेकेंडरी होगी, टर्शियरी होगी, या कौन सी होगी। तो बच्चे देखें, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना, तो फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चीज़ उतरती है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब मैं दोनों चीज़ें अलग अलग समझाने की कोशिश करता हूँ। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई तो कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। मैं इसके दो केसेस लेता हूँ, एक के साथ में CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, और इस तरफ मैं 3 CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 ग्रुप लगा देते हैं, और इसमें ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उसके साथ 3 CH3 ग्रुप जो है वो अटैच कर देते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास टर्शरी है, ये प्राइमरी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास प्राइमरी है और ये हमारे पास जो है वो टर्शरी है। पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ज़रा देख लेते हैं। इसमें कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। आपने इस पॉजिटिव चार्ज को किसी ना किसी तरह से अकोमोडेट करना है, मतलब जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन के लिए बुक है ना, इसको ख़त्म करना है। और वो कैसे ख़त्म होगी, जब कोई दूसरी चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देगी। अगर आप लोग प्राइमरी की बात करते हैं तो इसके साथ है एक CH3 ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की बुक को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो टर्शरी है उसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं वो 3 हैं। आप लोग खुद डिसाइड करें, 3 अल्काइल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं या एक प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे। जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो कार्बन की जो बुक होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, और जब कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स के लिए बुक ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन बना है ना, ये हमारे पास स्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन उतने प्रोवाइड नहीं कर सकेगा जितने के 3 अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो प्राइमरी कार्बोकैटायन होती है वो अनस्टेबल होती है। तो बच्चे फिर याद रखना है क्या चीज़, एक तो ये चीज़ कि कौन सी कार्बोकैटायन स्टेबल होती है, तो टर्शरी स्टेबल होती है। नेक्स्ट चीज़ कि अगर CO बॉन्ड ब्रेक करे तो फिर रिएक्टिव कौन होगा, वही रिएक्टिव होगी चीज़ जो कि स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम लोग बोलेंगे जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो फिर टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होगी, उसके बाद प्राइमरी होगी, और उसके बाद जो है वो CH3OH होगा। और अगर आप लोग बात करते हैं O नेगेटिव की, अब यहाँ पर आएँ, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स लाना नहीं चाहता। अगर आप लोग टर्शरी की बात करें तो इसके पास है 3 अल्काइल ग्रुप, और वो अपनी आदत से मजबूर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। जबकि ऑक्सीजन कहता है कि भाई नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, जबकि अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की जो स्टेबिलिटी होती है ना अल्कोक्साइड आयन की, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल तब होगा जब अब इसके पास मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स ना आ सके, क्योंकि इसके पास तो पहले इजाफी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास तो कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन्स ले सके। तो अगर आप लोग इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच कर देंगे तो वो तो इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और हम लोग बोलेंगे कि टर्शरी जो है वो अनस्टेबल है। जबकि प्राइमरी हमारे पास यहाँ पर स्टेबल के तौर पर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो प्रोवाइड करेगा लेकिन उतने प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जितने के टर्शरी प्रोवाइड करता है। तो फिर जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है इन केस ऑफ प्राइमरी। तो आप लोग बोलेंगे CH3OH सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल होगी, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होगी, और सबसे लास्ट पर जो रिएक्टिविटी होगी वो टर्शियल अल्कोहल की होगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख लें, उसने क्या पूछा हुआ है। उन्होंने आपसे पूछा जी कि OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, बताएं कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो OH बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव CH3OH, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो बच्चे यहाँ पर फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है, मुझे जो नज़र आ रहा है दैट इज़ द चार्ली ऑप्शन। हम लोग यहाँ पर चार्ली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को तकरीबन 6 से 7 MCQ समझा दिए हैं। इसको अच्छी तरह से, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हर साल ये स्टेप वाले देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से लेके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के इनमें से कौन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो बच्चे इथाइल अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी इनमें से सबसे ज़्यादा है, राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल। अब बच्चे यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। याद रखिएगा कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। तो जो ट्रेंड आप लोग स्टेबिलिटी का कार्बोकेटाइन के लिए बनाते हैं, वही ट्रेंड आप लोग बनाएंगे फॉर द फ्री रेडिकल। सेम, कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो फ्री रेडिकल भी जो होगी वो टर्शरी ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ पर फिर बच्चे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो मुझे जो नज़र आ रही है दैट इज़ द डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं। तो ये हमारे पास टर्शरी फ्री रेडिकल की एग्जांपल है, और यहाँ पर राइट ऑप्शन भी यही आएगी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। बच्चे फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, इसमें इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन। मतलब एक वो एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के इस तरफ C2H5 और इस तरफ भी C2H5, ये इथॉक्सी इथेन है। और फिर मिथॉक्सी प्रोपेन की बात करेंगे तो इसका मतलब एक तरफ CH3 लगा दें और एक तरफ आप लोग 3 कार्बन जो है वो अटैच कर दें। तो बच्चे ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गई ना मेटामरिज्म की। मेटामरिज्म बीटा में कहता है 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, मतलब उसने क्लोरीन की पोजीशन को चेंज किया है। दिस वन इज़ द पोजीशन आइसोमरिज्म। चार्ली में एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये चेन आइसोमरिज्म की एग्जांपल है। जबकि प्रोपानल एंड प्रोपानोन, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो यही हमारे पास जो है वो फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म की एग्जांपल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर पेपर के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो लिस्ट दी गई है दैट इज़ कि सबसे पहले COOH ग्रुप आता है, उसके बाद CN ग्रुप आता है, उसके बाद CHO ग्रुप आता है, उसके बाद जो है हमारे पास COCH3 ग्रुप आता है, मतलब कीटोनिक, उसके बाद OH ग्रुप आएगा, उसके बाद NH2 आएगा, उसके बाद OR आएगा, और सबसे लास्ट पे हमारे पास R ग्रुप आ जाता है। अब यहाँ पर देखें जो फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, एक CHO ग्रुप दिया गया है, एक C डबल बॉन्ड O का ग्रुप दिया गया है, एक क्लोरीन दी गई है और एक OH ग्रुप दिया गया है। वो कहते हैं इनमें से फंक्शनल प्रायोरिटी लिस्ट किसको देंगे। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास फिर जो ग्रुप है दैट इज़ CHO ग्रुप, क्योंकि CN और COOH ग्रुप तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बीटा ऑप्शन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। बेटा मिनट बच्चे, ये ब्लड से है, इसी वजह से मैंने ये ऐप जो है वो ओपन किया ताकि आप लोगों को चीज़ें पढ़ भी हो जाएं और समझ भी आ जाए कॉन्सेप्ट की। होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन के अंदर डिफरेंस पूछा गया। बच्चे होमोलिटिक फिशन क्या होती है कि लाइक A और B के दरमियान बॉन्ड है, और बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लोग होमो मतलब सिमिलर एक जैसी बॉन्ड ब्रेकेज करेंगे, तो A के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और B के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और हेटेरोलिटिक में क्या होगा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट के पास चले जाएंगे, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखें होमोलिटिक में कहता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ईच एटम एक्वायर्स वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल सही बात है। हेटेरोलिटिक में कहते हैं ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वन ऑफ द एटम एक्वायर बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कोई एक एटम ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। मतलब ये बात तो ठीक है, उसने पूछी इनकरेक्ट हुई है, ये याद रखना है। बीटा में कहता है प्रोड्यूसेस द फ्री रेडिकल, तो बच्चे आपके पास फ्री रेडिकल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि हेटेरोलिटिक के अंदर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहते हैं कि होमोलिटिक फिशन इज इनिशिएटेड बाय पोलर सॉल्वेंट, जबकि हेटेरोलिटिक हीट और लाइट। बच्चे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पड़ी हुई है ना अल्केन्स के अंदर, वो तब स्टार्ट होती है जब आप लोग उसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। तो जो होमोलिटिक फिशन है दैट इज़ इनिशिएटेड बाय हीट एंड लाइट, जबकि जो हेटेरोलिटिक फिशन होती है जिसमें आयंस बनाने होते हैं वहाँ पर पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। यही आपका राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये गलत बात लिखी हुई है। डेल्टा के अंदर बिल्कुल ठीक है कि आप लोग
इन सच टाइप ऑफ फिशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लोग होमोलिटिक के केस में फाइंड आउट नहीं कर सकते, जबकि हिटोलिटिक के केस में जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे देखें 58, वही क्वेश्चन आ गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। तो अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, तो वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन अल्फ़ा बन जाएगा। अब ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसी के अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 59 है, इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड है। अगर तो आप लोगों के पास किसी के पास पेपर है तो आप लोग मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ केसीएन की समझ आ रही है, इसके अलावा ये क्या चीज़ लिखी हुई है ये भी समझ से बालातर है, इसी तरह से ये क्या चीज़ लिखी हुई है ये भी समझ से बालातर है। तो अगर तो आप लोगों के पास पेपर है और आप लोग ये चीज़ बता सकें कि क्या चीज़ें लिखी हैं, फिर तो मैं आप लोगों को ये वाली क्वेश्चन मज़ीद समझा दूंगा। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी कोशिश की इसको पढ़ने की, लेकिन मेरे से नहीं पढ़ा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 59 को अभी स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेंथ बच्चे पूछी गई है, इसको इस निमोनिक से याद रख लीजिएगा, कपवा से। C स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, P स्टैंड फॉर फिनोल, W स्टैंड फॉर वाटर एंड A स्टैंड फॉर अल्कोहल। तो जो करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो ये होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन आती है, वो ये है कि तमाम की तमाम अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होती हैं एक्सेप्ट मेथानॉल। मेथानॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ पानी के मुकाबले में ज़्यादा है, और बाकी तमाम की तमाम अल्कोहल जो होती हैं वो पानी के मुकाबले में लेस एसिडिक होती हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये आप लोगों ने याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी अबाउट ईवन एलिमिनेशन। ईवन में देखें बच्चे, कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, बिल्कुल ईवन के अंदर यूनिमालिकुलर होगा और वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। बीटा में कहता है इट इज़ वन स्टेप, तो बच्चे ये वन स्टेप तो नहीं होता, टू स्टेप होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे में बेस आकर बीटा प्रोटॉन के ऊपर जो है वो अटैक करती है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, और वहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेती है। इसका राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें कि टर्शियल काल हैलाइड के अंदर होता है, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और डेल्टा के अंदर कहता है कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिकली बच्चे ये भी बात गलत ही है। अगर आप लोग E1 और E2 का कंपैरिजन करें तो E1 जो है वो वीक बेस की मौजूदगी में भी हो सकती है, क्योंकि उसमें लिविंग ग्रुप ऑलरेडी डिपार्ट कर चुका होता है, अब आप लोगों ने सिर्फ अटैक ही करवाना होता है। तो बीटा और डेल्टा दोनों ही ठीक लगती हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो इनमें से कोई भी एक करेंगे। मुझे नहीं पता उन्होंने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किया या नहीं, लेकिन यहाँ पर बीटा और डेल्टा दोनों ही ठीक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर द अल्कीन्स। अल्फा में कहता है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड मतलब 4 हेलोजन है। अब अगर आप लोग चारों के चारों हेलोजन उतार देंगे तो फिर ये भी उतार दें और ये भी उतार दें, तो फिर कार्बन और कार्बन का तो एक एक बॉन्ड बना है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तो अल्काइन का मेथड है। बीटा में कहता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल है जी हमारे पास CH3 CH2 OH, डिहाइड्रेशन करते हैं, यहाँ से OH उतारते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन उतारते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड है, राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगी। 40 में देखें क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन, तो बच्चे इससे तो अल्केन्स बनती हैं। डेल्टा में कहता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी अल्केन बनती हैं, तो राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 63 बच्चे 2022 के अंदर भी आ चुका है, 2024 के अंदर भी आ चुका है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में से कौन सी चीज़ करेक्टली मैच नहीं करती। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जबकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। बच्चे चाल ही गलत है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चाल ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, कहता है जी कि हमारे पास ये आप लोगों के सामने एक कंपाउंड है, आपने इसका आईयूपैकली करेक्ट नेम बताना है। तो बच्चे सबसे पहले तो आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिधर से हैलोजन नज़दीक आएगा, और जब आप लोग सब्सटेंट को नेम देते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली डिसाइड कर लेते हैं। अब मिथाइल M से स्टार्ट होता है, क्लोरो C से स्टार्ट होता है, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल और साथ में पेंटेन आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर फिर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फ़ा बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेट अ मिनट, हाँ, कहता है बच्चे द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। बच्चे अल्फ़ा में देखें बेयर्स रेजन टेस्ट, ये अनसैचुरेशन टेस्ट है। अल्कीन और अल्केन को डिस्टिंग्विश कर सकता है या अल्केन और अल्काइन को, लेकिन अल्कीन और अल्काइन तो दोनों ही टेस्ट देंगी।
डिस्टिंग्विश टेस्ट वो होता है जो एक चीज़ शो करे दूसरी ना करे, ये दोनों ही शो करते हैं, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट इनके लिए नहीं है। बीटा में देखें Br2CCl4, बच्चे ये भी ब्रोमिनेशन टेस्ट है, अनसेचुरेशन टेस्ट है। 40 में Cl2CCl4, ये भी अनसेचुरेशन टेस्ट है। डेल्टा में कहता है Cu2Cl2 और NH4OH। बच्चे रिएक्शन विद हैवियर मेटल सिर्फ और सिर्फ 1 अल्काइंस देती हैं, तो अल्काइन ये टेस्ट देंगे, जबकि अल्कीन ये टेस्ट नहीं देती, तो इस वजह से हम लोग इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, आप लोगों ने इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो बच्चे ये 5 कार्बन इसको लॉन्गेस्ट से OH और Cl में से OH को एज अ प्रायोरिटी लिस्ट लेते हैं हम लोग, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब सब्सटेंट को अगर ट्रीट करना चाहें तो क्लोरीन जो है वो C से स्टार्ट हो रहा है और हाइड्रोक्सल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो H से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले C की बात करेंगे, इसका मतलब 4 क्लोरोपेंटेन और 2,3 डाइयोल, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेंजीन के बारे में ट्रू है। अल्फ़ा में कहता है इट इज़ वीकर देन अ CC बॉन्ड इन अल्केन, बच्चे अल्केन के मुकाबले में बेंजीन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। उसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं ना वो कंटिन्यूसली रेजोनेट करते रहते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वीकर नहीं होता। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बीटा में देखिए, इट हैज़ अ ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी दैन C डबल बॉन्ड C इन अल्कीन। बच्चे जो अल्कीन है ना उसमें C डबल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम, जबकि बेंजीन के केस में बॉन्ड लेंथ होती है 1.397 एंगस्ट्रम। अब बच्चे बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अब अगर आप लोग बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा इट हैज़ अ ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, तो ये बात भी गलत है। 40 में कहता है इट इज़ शॉर्टर देन CC बॉन्ड लेंथ इन अल्केन, बच्चे अल्केन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रम है और बेंजीन के केस में 1.39 है, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। डेल्टा में कहता है नॉट ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बच्चे सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, कोई भी ट्रू पाई बॉन्ड नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो सारे के सारे पाई बॉन्ड रेजोनेट करते रहते हैं और सभी की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रम ही होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें Br को उतारा जा रहा है और इसकी जगह पर NH2 ग्रुप ऐड किया जा रहा है। एक नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव चीज़ लगा दें तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर कहता है इनमें से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होगा जिसमें कोई ना कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप आ जाता है या एटम आ जाता है, वो हमारे पास फ्यूरेन के केस में ऑक्सीजन आ जाएगा। बेंजोइक एसिड में क्या है कि बेंजीन के साथ आप लोग COOH ग्रुप अटैच करते हैं। बच्चे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाए, इसमें रिंग के बाहर ऑक्सीजन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये होमोसाइक्लिक है। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में भी बेंजीन के साथ OH ग्रुप, जो OH ग्रुप है वो बेंजीन से बाहर जाकर अटैच है। इसी तरह से बेंजाल्डिहाइड की बात करें तो बेंजाल्डिहाइड में बेंजीन के बाहर जो है वो CHO ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है। अल्फ़ा देखें, अल्केन में आप लोग एक क्लोरीन को अटैच करें, दिस वन इज़ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्केन रिएक्शन ही ये देते हैं। बीटा में देखें आप लोग क्लोरीन की जगह पर OH ग्रुप को अटैच करें, नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव लगा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बच्चे यहाँ पर जो अल्कीन है इसके पास पाई बॉन्ड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और इसकी जगह पर आप लोग इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर ऐड होगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यही राइट ऑप्शन होगा। जबकि डेल्टा के अंदर आप लोग हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन को अटैच कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ उतार कर दूसरी चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देंगे। तो बच्चे हमारा पोर्शन था आप सब कि आप लोगों को अब ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक वक्त में गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आप लोग किस तरह से स्टेप के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप लोग तैयार करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।